नमस्कार दोस्तों, टीम कल्याणी आईएएस की इस मुख्य परीक्षा की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर भारतीय इतिहास सब्जेक्ट को डील कर रहा हूँ और पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस भी किया था। आज मैं आपके साथ यहाँ पर वैदिक काल को डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस वैदिक काल के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज मुख्यतः 3 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। चलिए, तो बिना कुछ समय गवाए पहले हम लोग कुछ जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था, जिससे कि आपको एक 5 मिनट मैं आपका लूँगा और जो प्रीलिम्स में हमने कुछ मुख्य बातें डिस्कस करी थी उनको हम देखते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है, इसको हम वैदिक संस्कृति कह सकते हैं या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कह सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, उसके बाद हमें एक नई संस्कृति देखने को मिली जिसे कि वैदिक संस्कृति कहा गया। इस संस्कृति के बारे में या इस सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी वेदों से मिलती है और इसी कारण जो है इस संस्कृति को वैदिक काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ये जो सभ्यता थी, ठीक है ना, ये हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी भिन्न या काफ़ी अलग सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता की यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? इस सभ्यता के संस्थापक आर्य लोग हुआ करते थे। इसीलिए इस सभ्यता को कभी कभी हम लोग आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो आर्य शब्द का अर्थ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य, है ना, उत्कृष्ट वगैरह वगैरह। अब इस काल को हम लोग 2 समय में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, और दूसरा काल कहलाता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल, अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये सिंधु सभ्यता के एकदम विपरीत सभ्यता थी। जैसे कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता देखने को मिली, उसी तरह से ये जो वैदिक सभ्यता थी ये पूर्णतः या मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। अब अगर हम आर्यों की बात करें तो इनका जो प्रारंभिक जीवन था ये मुख्यतः पशुचारण पर बेस्ड था। और कृषि क्या था? कृषि इनका गौण धंधा था। आर्य लोग जो थे ये स्थिर निवासी नहीं थे, ये घुमक्कड़ थे। इसीलिए इनके पीछे हमें कोई एविडेंसेस या इनके पीछे हमें कोई भौतिक साक्ष्य अवशेष नहीं मिले हैं। इनका जो आगमन है वह लगभग 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले हुआ था और इनके आगमन के बारे में कुछ भी ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो हमें जो भारत के जो पश्चिम हिस्से से जो भी हथियार प्राप्त हुए थे उससे ये पता चलता है कि आरंभिक आर्यों का निवास जो है पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कुछ भूभागों में इनका निवास स्थान देखने को मिला। वहीं यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो जब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों की रचना हुई, इस काल को या इस टाइम पीरियड को उत्तर वैदिक काल कहा गया है ना। इस संस्कृति का अगर हम बात करें कि मुख्य केंद्र का क्या था, तो वह मुख्य केंद्र क्या था? मध्य देश था। अब जैसा कि आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो जनतांत्रिक संस्थाएं थी उसमें सभा, समिति और विदथ थी, ये प्रमुख थीं। इसमें हमें मुख्यतः सभा और समिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा पहले कर लेना चाहिए, है ना। आपको सभा और समिति से हो सकता है 3 मार्क्स में कुछ पूछा जा सके। अब जो सभा हुआ करती थी ये कुलीनों की संस्था थी, यानी श्रेष्ठ लोग इसमें शामिल हुआ करते थे, जबकि समिति जो थी ये आम जनों की संस्था थी। ठीक है, इसमें सर्वसाधारण व्यक्ति ही भाग लिया करते थे। सभा में जो चुने हुए यानी चयनित सदस्य हुआ करते थे वो हुआ करते थे और वो इस संस्था में स्थिर होते थे, स्थायी होते थे। जबकि समिति में जो है संपूर्ण जनता जो है वो इसका प्रतिनिधित्व किया करती थी। सभा के जो सदस्य होते थे उनको ऋग्वैदिक काल में सभासद कहा गया है और जो अध्यक्ष होते थे उनको सभापति कहा गया है। अब अगर हम इनकी मुख्य कार्य देखें तो सभा का जो मुख्य कार्य था वह राजा से संबंधित था और मुख्य बात अगर हम करें, मुख्य कार्य की यदि हम बात करें
तो वह था न्याय कार्यों का संपादन करना, जबकि समिति का जो मुख्य कार्य था वह राजा का निर्वाचन करना था और समिति को राजा को पद से हटाने तक की शक्ति हुआ करती थी। आप ये कह सकते हैं कि समिति की तुलना आज की वर्तमान लोकसभा से की जा सकती है और सभा की तुलना जो है वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय से की जा सकती है। अब जैसा हमने देखा कि सभा का जो है मुख्य कार्य क्या था, न्याय कार्यों का संपादन करना, तो न्याय कार्यों से संबंधित सभा का जो है निर्णय अंतिम और सर्वमान्य हुआ करता था। समिति जो भी समस्याएं आती थी उन पर विचार विमर्श करती थी, बहस होती थी वहाँ पर। इसके अलावा जो धार्मिक अनुष्ठान या प्रार्थनाओं से भी समिति का संबंध हुआ करता था। खास बात क्या थी कि समिति में महिलाएं भी शामिल हुआ करा करती थी। तो ये तो हमने देखा सभा और समिति के बारे में। अब इसमें आपको अगर 3 नंबर में कुछ लिखने को आता है तो आप सभा के बारे में कैसे लिख सकते हैं कि यह कुलीनों की एक संस्था थी जिसका मुख्य कार्य क्या था, न्याय का संपादन करना, है ना। और अगर आपको समिति के बारे में आए तो आप लिख सकते हैं एक सर्वसाधारण की सभा थी जिसका मुख्य कार्य था विभिन्न समस्याओं पर विचार एवं बहस करना। तो आप इस प्रकार से 3 नंबर में लिख सकते हैं। और अगर कुछ 50 शब्दों में 5 नंबर में आपको तुलना करने के लिए आ जाए तो आप इस प्रकार से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, ये था सभा और समिति के बारे में। अब हम कुछ डायरेक्ट मैंने आपके लिए 3 मार्कर क्वेश्चंस रेडी किए हैं, उसमें कुछ आपको राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इनके बारे में पहले हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो यदि राजसूय यज्ञ के बारे में आता है तो इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा होगा। तो यदि किसी राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनना हो तो क्या उस समय प्रावधान था कि उसको एक यज्ञ करवाना होता था, उसको एक अश्व छोड़ना होता था, और अश्व जो है जिस क्षेत्र में भी जाता था तो यदि उस क्षेत्र का जो भी शासक हुआ करता था, राजा होता था, अगर उस अश्व को पकड़ता था तो इसका मतलब होता था कि उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा, और नहीं तो ये मान लिया जाता था कि वो उस राजा का आधिपत्य स्वीकार कर चुका है। तो कुल मिलाकर के चक्रवर्ती सम्राट बनने हेतु यह यज्ञ करवाकर अश्व छोड़ा जाता था तथा आसपास के राज्यों को विजित किया जाता था इस यज्ञ के द्वारा। ये था राजसूय यज्ञ। अब मैं चर्चा करूंगा आपसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो ये क्या था, एक ये राजनीतिक यज्ञ था। तो जो भी राजा सार्वभौमिक होता था, यानी जिसने आसपास के सभी शासकों को या आसपास के सारे क्षेत्रों को जीत लिया हुआ करता है, और भूपति बनने के लिए एक ये यज्ञ किया करते थे जिसको कि अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। कुल मिलाकर के इस यज्ञ करने के बाद, इस यज्ञ को करने के बाद ये शासक जो है या वह राजा जो यज्ञ करता था वह दिग्विजय की उपाधि ले लिया करता था। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, एक राजनीतिक यज्ञ जिसे सिर्फ सार्वभौमिक राजा एवं भूपति करके दिग्विजय की उपाधि लिया करते थे। अब वाजपेयी यज्ञ के बारे में हम देखते हैं। तो वैदिक काल में इस यज्ञ को ओलंपिक कहा जाता था। इस यज्ञ में क्या होता था, एक रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था और इस रथ दौड़ से लोगों का मनोरंजन करवाया जाता था। तो आप कह सकते हैं कि एक ये शक्ति प्रदर्शन का यज्ञ होता था जिसमें राजा का रथ सबसे आगे होता था। तो आप क्या लिख सकते हैं अगर आपको वाजपेयी यज्ञ के बारे में आए, वैदिक काल का ओलंपिक कहे जाने वाले रथ दौड़ द्वारा मनोरंजन करके एक शक्ति प्रदर्शन यज्ञ जिसमें राजा का रथ सबसे आगे होता था। वैदिक साहित्य के बारे में अब यहाँ हम बात करेंगे 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों की। तो वैदिक साहित्य का तात्पर्य होता है 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों से। इसे अपौरुषेय, नित्य और श्रुति साहित्य भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इसका तात्पर्य 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों से है। इसे अपौरुषेय तथा श्रुति साहित्य भी कहते हैं। चलिए, अब हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो जैसा कि हमने प्री में भी पढ़ा था कि ऋचाओं के बारे में पढ़ा था। तो ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह होता है ना, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में और जिसकी लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी।
है ना। इससे आर्यों के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह जिसकी रचना संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में की गई, इससे आर्यों के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब वैदत्रयी, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वैदत्रयी कहते हैं। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो कि इसको हिरण्यनी कहा गया, यानी इसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा रहा है। और इसका उल्लेख जो है, अगर हम ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करें तो वहाँ पर आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी इसको बताया गया है। तो आप क्या लिख सकते हैं, हिरण्यनी आर्थिक महत्व के कारण कही जाने वाली ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी ये। चलिए, सिंधु नदी के बाद सरस्वती नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी को नदीत्मा, मातेत्मा, देवीत्मा कहा गया है और आर्यों की ये सबसे पवित्र नदी थी और इसी के किनारे जो है वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। तो क्या लिख सकते हैं आप, नदीत्मा, मादित्मा, देवीत्मा कही जाने वाली आर्यों की सबसे पवित्र नदी जिसके किनारे वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। ठीक है दोस्तों, ये था सरस्वती नदी के बारे में। अब सामवेद, यदि सामवेद के बारे में आता है आपको लिखने के लिए तो आप क्या लिखेंगे उसमें। तो दोस्तों ये क्या था, एक ये पद्य ग्रंथ था जिसमें देवताओं की स्तुति जब की जाती है उस समय जो गाए जाने सकने वाली ऋचाएँ होती हैं उनका संकलन किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। तो क्या लिख सकते हैं आप, एक पद्य ग्रंथ जिसमें देवताओं की स्तुति के समय गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद के बाद यजुर्वेद, तो यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है और इसमें सास्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय, है ना, अनुपालन के नियमों का संकलन है। क्या लिख सकते हैं आप, गद्य एवं पद्य दोनों में रचित जिसमें सास्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन हमें मिलता है। यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद के बारे में, तो अथर्ववेद के बारे में आपने सुना होगा कि इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण के बारे में हमें वर्णन मिलता है और इसे जो है अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया था। तो अथर्व ऋषि द्वारा रचित जिसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के बाद गोत्र मंडल की बात करेंगे। तो जो ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल होते हैं उन्हें गोत्र मंडल कहा जाता है। इनकी जो रचना हुई थी वो किसी खास गोत्र से संबंधित एक ही परिवार ने की होगी। इस शब्द का जो प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल गोत्र मंडल कहे जाते हैं जिसकी रचना किसी खास गोत्र से संबंधित एक ही परिवार ने की है। गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। गोत्र मंडल के बाद चतुर्वर्ण व्यवस्था। अब देखिए, इस चतुर्वर्ण व्यवस्था में आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का हमें उल्लेख मिलता है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। आप क्या लिख सकते हैं, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का उल्लेख है जिसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। चतुर्वर्ण व्यवस्था के बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम बात करेंगे। अब ब्राह्मण ग्रंथ में आप क्या लिख सकते हैं, वेदों का गद्य भाग जिसमें यज्ञों का अनुष्ठानिक एवं कर्मकांडी महत्व दर्शाया गया है। तो इसमें हम लोगों ने गोत्र मंडल, चतुर्वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखा। चलिए, अब आरण्यक के बारे में यदि आता है तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट कहे जाते हैं जिसमें हमें दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद का वर्णन भी मिलता है और इनका अर्थ क्या होता है, वनों में लिखा जाने वाला। तो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों में रहस्यवाद का वर्णन मिलता है और इनका अर्थ क्या होता है, जिनको कि वनों में लिखा गया हो।
आरण्यक के बाद उपनिषद के बारे में, वेदांत। उपनिषद या वेदांत तो वेदों के जो अंतिम भाग जिसमें शिष्य गुरु के निकट बैठ करके एकांत में शास्त्र या विद्या ग्रहण करता था, जिनकी संख्या 8 थी। ठीक है, तो ये था उपनिषद और आरण्यक के बारे में। अब बोगाज कोई अभिलेख, देखिए बोगाज कोई अभिलेख के बारे में हमने प्रीलिम्स में भी पढ़ा था। तो एशिया माइनर का ये कि अभिलेख है, इसमें इंद्र मित्र वरुण का उल्लेख मिलता है और इससे हमें आर्यों के भारत आगमन की तिथि भी प्राप्त होती है। तो क्या लिख सकते हैं, एशिया माइनर का अभिलेख जिसमें इंद्र मित्र वरुण का उल्लेख है तथा इससे आर्यों के भारत आगमन की तिथि प्राप्त होती है। चलिए, बोगाज कोई अभिलेख के बाद संहिता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में, संहिता के बारे में। तो ये क्या है, ये वेदों का मंत्र वाला खंड है। किसका खंड है, मंत्र वाला खंड है, जिसमें काव्य रूप में देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुति की गई है। संहिता के बाद हम देखते हैं पुराण के बारे में। अब पुराण में आप क्या लिख सकते हैं, तो लोमहर्ष और जो उनके पुत्र थे जिनका नाम था उग्रश्राव, उनके द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण है, जिनकी संख्या कितनी है, 18 है। क्या लिख सकते हैं, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्राव द्वारा रचित, जिसमें ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है, जिनकी संख्या 18 है। चलिए, पुराण के बाद शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण में आपको याज्ञवल्क्य का नाम याद रखना होगा। याज्ञवल्क्य द्वारा रचित सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, याज्ञवल्क्य द्वारा रचित सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, छांदोग्य उपनिषद। देखिए, इस टॉपिक से आपको 3 मार्कर काफ़ी ज़्यादा बनते, तो घबराइए नहीं, आप 1-2 बार लेक्चर देखेंगे आपको सब याद हो जाएंगे। छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो ये सामवेद का एक उपनिषद है और ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। अब इस उपनिषद में जो देव की पुत्र थे कृष्ण, 3 आश्रम ब्रह्म व आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के मध्य जो संवाद है उसका वर्णन हमें मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये छांदोग्य उपनिषद, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। देन इसके बाद कठोपनिषद की बात करेंगे हम। अब कठोपनिषद के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, जिसमें यम और नचिकेत के मध्य संवाद का वर्णन है। ये हम लोग प्रीलिम्स में भी याद करते हैं। तो ये क्या है, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, जिसमें कि नचिकेत और यम के बीच में संवाद का हमें वर्णन मिलता है कठोपनिषद में। चलिए, मुंडकोपनिषद की बात करते हैं। ये अथर्ववेद का उपनिषद है, जिसमें हमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। इसमें यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान बताया गया था। ठीक है, मुंडकोपनिषद भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद करिएगा आप लोग, है ना। तो ये अथर्ववेद का उपनिषद है, जिसमें सत्यमेव जयते का हमें उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनता है जो हम लोग याद करते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए, दशराग युद्ध। तो ये युद्ध कहाँ हुआ था, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। जो भरत कबीले के सुदास थे और विश्वामित्र थे, है ना। तो विश्वामित्र 5 उसमें अनार्य और 5 आर्य थे। तो ये इस युद्ध में जो है सुदास विजयी रहा था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें मिलता है। तो क्या लिख सकते हैं आप, परुष्णी नदी के किनारे भरत कबीले के सुदास एवं विश्वामित्र के मध्य युद्ध, जिसमें सुदास विजयी रहा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें मिलता है। निष्क के बारे में बात करेंगे तो ये गले में पहने जाने वाला सोने का आभूषण हुआ करता था और इसका उपयोग जो है तौल के रूप में किया जाता था। तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख जो है कैसे किया गया है, ये एक स्वर्ण का ढेर हुआ करता था। ठीक है ना। तो ये था निष्क के बारे में। चलिए, अब अनुलोम विवाह। इस विवाह में क्या होता है, पुरुष उच्च वर्ण का होता है और जो कन्या होती है निम्न वर्ण की होती है। तो जो इनसे संतान उत्पन्न होती है वह निषद कहलाती थी। ठीक है ना। पुरुष उच्च वर्ण का, कन्या निम्न वर्ण की होती थी, उत्पन्न संतान निषद कहलाती थी। ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह में क्या होगा, पुरुष निम्न वर्ण का होगा, कन्या उच्च वर्ण की होती थी और उत्पन्न संतान जो है वह
चंडाल कहलाती थी। तो इस क्या लिख सकते हैं, इस विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का एवं कन्या उच्च वर्ण की होती थी तथा उत्पन्न संतान चंडाल कहलाती थी। चलिए रत्निन के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में जो राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे जैसे सेनानी, सूत, महिषी, उनको रत्निन कहा जाता था। ठीक है ना। चलिए आश्रम व्यवस्था। अब जब हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ आपको जवालोपनिषद जरूर याद आना चाहिए। ठीक है, जवालोपनिषद जरूर याद आना चाहिए। इसी में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है ना। चलिए नियोग प्रथा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, कि नियोग प्रथा क्या होता है, जब किसी महिला द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है तो उसे पति के अलावा अन्य व्यक्ति जैसे देवर या किसी ब्रह्मर्षि से, है ना, संभोग करके संतान प्राप्त करने का अधिकार होता था। ऐसी प्रथा को नियोग प्रथा कहा गया है। तो मनुस्मृति में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर स्त्री अपने देवर या समगोत्री से गर्भाधान करा सकती है। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा गया है। तो दोस्तों आज के मैंने वीडियो में आपको कई सारे 3 मार्कर क्वेश्चंस समझाए हैं, डिस्कस किए हैं। आप इनको 1-2 बार और देखें, याद करें, लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जितना आप लिखेंगे उतना ही आप उनमें परफेक्ट होंगे। अगले वीडियो में मैं आपके साथ ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को डिस्कस करूंगा। तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। नमस्कार।